हाँ, आज अपन एक ही क्लास में कवि परिचय बोल दो चाहे लेखक परिचय बोल दो, दोनों और एक ही क्लास के अंदर शानदार तरीके से करने वाले हैं। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना आप थोड़ा सा। काव्य खंड और गद्य खंड में दोनों ले लिए हैं। जो आपकी आरव भाग सेकंड वाली जो बुक है उसमें जो आपकी एग्जाम इन दो में से आएंगे, इसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि मैंने इसको बहुत इजी बनाया है। कहीं कहीं मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत मतलब फनी ट्रिक है जो आपको इजीली याद भी हो जाएगी। पूरे 5 नंबर दिला देगा आज का वीडियो। आज की क्लास आपके पूरे 5 मार्क्स दिलाने वाली है। बड़े ध्यान से समझना है किस तरीके से लिखना है, किस हिसाब से पॉइंट बना के लिखे आना एग्जाम में। लिखने का तरीका भी आपको जानने को मिलेगा। एक सेकंड इसकी मत करना, क्योंकि देखो रटोगे ना तो याद नहीं होगा, लेकिन समझते हो रट लोगे, कुछ फनी ट्रिक्स बना के रट लोगे तो बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपनी बुक है आरव भाग सेकंड, उसमें आपके काव्य खंड और गद्य खंड 2 टॉपिक है, मतलब 2 अपने बुक ऐसा मान लीजिए। ठीक है, और काव्य खंड और गद्य खंड यहाँ दोनों से अपने कवि और लेखक परिचय आएंगे। ऑप्शन एग्जाम में रहेगा। ठीक है, एग्जाम ऑप्शन रहेगा, मतलब आपको अथवा में रहेगा कि या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक करना है मोस्टली, लेकिन करना दोनों ही पड़ेगा। क्या पता ऑप्शन ना हो, दोनों इसमें से आ जाए, दोनों इसमें से आ जाए, कह नहीं सकते, इसलिए अपन को दोनों ही पढ़ के जाना पड़ेगा। बात आती है काव्य खंड की। पहले अपन ले रहे हैं काव्य खंड, फिर लेंगे अपन गद्य खंड। काव्य खंड के अंदर जैसे 10 चैप्टर आपके दे रखे हैं, 10 के लेखक परिचय बड़े शानदार तरीके से कवि परिचय अपन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन का सबसे पहले, जानते हैं अमिताभ बच्चन के पिताश्री, और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं ये लिखते थे। ठीक है, वो सब आपने सुन भी रखी होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो इन्हीं की द्वारा लिखी गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मोटिवेशनल कविता है वो। तो बस अपन इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमेशा मेनली आपको जानना क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ। किसी भी कवि के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले मेन चीज़ उनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक टॉपिक तो ये, ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं करी उन्होंने, सबसे ज़्यादा एग्जामिनर यहाँ देखेंगे चेक करने वाले, और कम से कम 3-4 याद करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ट्रिक मैं बता दूंगा। दूसरा, फर्स्ट ले सकते हो कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म है वो कहाँ और कब। ठीक है, कहाँ और कब इनका जन्म हुआ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इनको कौन कौन से पुरस्कार वगैरह मिल रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से प्राइजेस इनको प्राइज़ मिल रखे हैं, पुरस्कार मिल रखे हैं, क्योंकि बड़े कवि हैं तो इनको पुरस्कार ही मिलते हैं। ये चीज़ें मेनली 3 बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस अपन को करना है, और ये तीनों बातें डिफरेंट पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हो, जो मैंने बड़े शानदार तरीके से आपको लिखना सिखा दिया है, ध्यान से अगर सुनोगे तो। जैसे कि हरिवंश राय जी बच्चन के अपन अगर बात करें, सबसे पहले आपको इनका जन्म बताना है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और फिर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम, जो पहले आकाशवाणी, अभी भी आकाशवाणी चैनल जो होते हैं वहाँ पर जो जैसे वो रेडियो में आते हैं ना खबर, वो वैसे इन्होंने साहित्यिक कुछ कार्यक्रमों में संबंध तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी ये रहे। ये इनके बारे में थोड़ी सी अपने बातें बता देंगे। ठीक है, बात आती है फिर इनको राज्यसभा का सदस्य भी नॉमिनेट किया गया हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये तो आप सब जानते हो, हमने पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी बातें पढ़ रखी है कि हम चाहे स्पोर्ट्स से हो चाहे इनसे हो, अपन 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति जी, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो। वैसे इनको नॉमिनेट किया गया था, मतलब इनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, नामित बोल दो चाहे मनोनीत बोल दो, इनको मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका नाम ले लिया जाता है, इनको वहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। ऐसा मान लीजिए ये भी MP हो गए। ठीक है, 1966 ईयर मत भूल जाना, यही से मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको फैक्ट देखेंगे, हमेशा एग्जामिनर मेन चीज़ें देखते हैं, जैसे रचनाएं देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, इनमें गलती हो जाएगी तो फिर गड़बड़ है। 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए, और इसी वर्ष मतलब 1966 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सन 1969 में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। फिर 1976 में पद्म भूषण मिला। 1992 में सरस्वती पुरस्कार इनको मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ गई। 1966 में राज्यसभा के सदस्य बन गए, राष्ट्रपति जी द्वारा नॉमिनेट हो गए। अपनी भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दूसरा, इसी वर्ष का मतलब फिर 1966 में 1966 में इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिल गया। फिर 1969 के अंदर इनको 2 चट्टानें जो थी उन पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब 2 चट्टानें, एक ग्रंथ लिखा था, एक साहित्यिक लिखा था, लिटरेचर लिखा था, इसलिए इनको अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। फिर 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिल गया 4, और 5वीं बात है 1992 में सरस्वती पुरस्कार। 5 पुरस्कार मिले इनको। अगर आपको 5 याद ना रहे तो 3 तो पक्के याद रखने हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पद्म भूषण।
पद्म भूषण को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिला, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, हालांकि ये पाँचों याद करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 5 नंबर का टॉपिक आएगा आपके एग्जाम में, तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने वैसे भी छांट के सिलेक्ट कर करके लिखा है, और बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना नहीं करना, बस इतना कर लेना। अब यहाँ पर मैंने कुछ टेक्निक अप्लाई की है, वो आपको अप्लाई करना है। मधु से जितनी भी है वो हरिवंश राय बच्चन जी की है ग्रंथ या रचनाएं। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इजीली याद हो गया। फिर निशा निमंत्रण, नए पुराने झरों के, मतलब ऐसा फिल्मी दुनिया टाइप, जैसे अमिताभ बच्चन जी मूवियाँ करते हैं, वैसे अमिताभ बच्चन की तरह आपको ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि ये भी उनके पिता थे, जो मतलब थोड़ा ऐसा आपको पता भी चल रहा हो जिसको मूवी का नाम हो, ठीक है। टूटी फूटी कड़ियाँ, एकांत संगीत, संगीत वाली बात तो खैर वैसे ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये तो सब इनके काव्य संग्रह थे जितने भी मैंने अभी बोले। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा थी, मतलब कि ये इनकी ऑटोग्राफी थी, इजीली जो इनके खुद लिखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, वैसे भी ऐसा मान लो आप अपने दिमाग में यही आती है, क्या भूलूं यार क्या याद करूं, सारी मतलब मिक्स हो गए, तो मतलब ऐसी बातें हम खुद करते हैं, मतलब ये हमारी आत्मकथा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी। फिर लास्ट में अगर ये लाइन लिखना चाहो तो वो लिख देना कि बच्चन जी के समस्त साहित्य को, ये अपन हर बार बहुत जगह लिखेंगे कि इनके पूरे साहित्य को एक नाम दे दिया जाता है। कोई बड़े आदमी के लिए ज़्यादातर नाम यूज़ किया जाता है, तो बच्चन जी के पूरे साहित्य को नाम दे दिया बच्चन ग्रंथावली, ठीक है। मतलब खुद का नाम और उसका आगे ग्रंथावली लगा दिया। ऐसी बहुत जगह यूज़ करेंगे शब्द का, तो याद रखना ये लाइन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में, बस इसको मत भूल जाना, खंड कितने हैं, मतलब 10 पार्ट है, 10 पार्टों के अंदर इसको प्रकाशित मतलब पब्लिश किया गया। बहुत ईजी है ना। मधु से संबंधित जितनी भी रचनाएं सारी याद होगी आपको, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, एक निशा वाली हो जाए, निशा निमंत्रण तो ठीक है, एकांत संगीत 3-4 भी कर लो तो भी ठीक है, इनकी आत्मकथा कर लो, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, बस हो गया। फिर हैं आलोक धनवा, ठीक है। आलोक धनवा, देखो अपने हरिवंश राय बच्चन पढ़ लिया, हाँ सही है। आलोक धनवा तो बहुत फनी मतलब इनकी है, आपको बिल्कुल हंसी आई, एकदम फनी ट्रिक बनाई है मैंने इसके लिए। आलोक धनवा का जन्म हुआ 1948 ईस्वी में मुंगेर बिहार में हुआ। सन 1972 से 73 तक प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के गंभीर काव्य प्रेमियों के लिए अतीत प्रभावशाली लगी, सबको ठीक लगी। पहली बात तो ये जन्म कहाँ हुआ, मुंगेर बिहार में हुआ। 1972-73 के अंदर कुछ कविताएं प्रकाशित करते थे जो लोगों को सभी को अच्छी लगी। जो गंभीर काव्य प्रेमी हैं, जो वाकई हिंदी को अच्छे से जानते हैं, उनको इनकी कविताएं बहुत इफेक्ट डाला, बहुत प्रभावशाली रही। फिर बात आती है इनकी पहली कविता, अब मैं कुछ ट्रिक बनाई है या ध्यान से समझना। जनता का आदमी सन 1972 प्रकाशित हुई। पहली बात, पहली कविता क्या थी, जनता का आदमी, ऐसा मान लीजिए ये जनता के आदमी थे, पहली कविता इनकी थी, ऐसी थी। फिर इन्होंने क्या करा कि 1972 में वो प्रकाशित हो गई। उसके बाद में भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ, रचनाओं ने इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई, ठीक है। अब मैं आपको इनको ये मिक्स करके समझाऊंगा, ध्यान से समझना ना। एकमात्र काव्य संग्रह था इनका दुनिया रोज बनाती है। बस अब कैसे याद करना है वो देखो। आपने देखा होगा लड़कियों पे हर कोई बात बना लेता है कि नहीं ये पढ़ती नहीं है, या नहीं इतना ही पढ़ाना चाहिए, इतनी इनको छूट नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मोबाइल नहीं देना चाहिए, सब बहुत सारी बातें, इसकी शादी कर देनी चाहिए। मतलब पूरी दुनिया बातें बनाती है लड़कियों पर, ठीक है, मतलब बेटियों पर। ऐसा अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा कि भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ, दुनिया रोज़ बनाती है, ठीक है। ये सब किसकी बातें कर रहे हैं अपन, आलोक धनवा की बातें कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती है, ये सब बातें मतलब आप थोड़ा अंदाज़ा मन से लगा लेना। इसलिए ध्यान ये रखना है कि इनकी पहली कविता तो थी जनता का आदमी, वैसे ही याद रहिएगा। पहली सबसे पहले हम लोग किसका ध्यान रखना है, जनता का। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना अपन, वही वाली चीज़ है। तो जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ, रचना इनको बहुत प्रसिद्धि इनकी फेमस थी। पहली कविता तो खैर अलग हो गई। एकमात्र काव्य संग्रह था इनका, ठीक है। काव्य संग्रह, हाँ मैं हर जगह काव्य संग्रह यूज करूँगा, खूब सारी। देखो मतलब होता है कि रचनाओं में डिफरेंट पार्ट होते हैं। काव्य संग्रह आता है, कहीं उपन्यास आता है, कहीं पर अपन बोलते हैं कि निबंध आता है, ठीक है। 2-3 बातें हैं जिनको खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकी काव्य संग्रह एक ही था, दुनिया रोज बनाती है। क्या बातें, लेकिन आपको उतना नहीं समझना, बस बनाती है। वो 1998 में प्रकाशित हुआ। फिर इनको कौन कौन से सम्मान मिले, राहुल सम्मान मिला इनको, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, अब देखो ये बिहार के थे तो बिहार राष्ट्रभाषा मिल गया इनको, साहित्य सम्मान मिल गया। फिर बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, ठीक है। भोजपुरी तो आपको पता है बिहार में बोली जाती भाषा है भोजपुरी, तो वो सम्मान इनको मिला। और पहल सम्मान इनको, मतलब 2-3 में अगर आपको याद रह गए तो आपको ये परफेक्ट मार्क्स दिला देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वह कुंवर नारायण। ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इनकी। तो क्या, कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ, फैज़ाबाद यूपी के अंदर का जन्म हुआ।
इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन, इन सब देशों की यात्राएं करी, लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से जुड़े रहे। ये बात है, ये तो कुछ पर्सनल इनकी बात हो गई। ठीक, 4 काव्य संग्रह इनके फेमस थे। कौन कौन से? चक्रव्यूह, परिवेश। अब यहाँ से तो इंटरेस्टिंग फनी टाइप है थोड़ा सा। परिवेश की अपन बात करें तो हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। अब इसको आप इजीली ऐसे बात बना लो इसकी कि परिवेश का मतलब हमारे चारों ओर का परिवेश, ठीक है। उस परिवेश में इन दिनों हमारे सामने कोई और नहीं, फिर कौन है? सिर्फ हम तुम है। मतलब समझ में आ गई? इजीली याद हो जाएगा। इन दिनों कोई दूसरा नहीं, हम सिर्फ हम तुम ही, अपने सामने कोई दूसरा नहीं हमारे परिवेश में। इजीली ऐसा याद हो जाएगा। तो ये सब चक्रव्यूह हमारे बीच में भी चल रहा है। तो मतलब 4 प्रकाशित काव्य संग्रह आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये किन के हैं? कुंवर नारायण जी के हैं। इजीली याद हो जाएंगे ना? ठीक है। कविताएं, बात सीधी थी पर कविता के बहाने। अब ये सब ध्यान रखना है, तब अपन क्या करें? बात तो सीधी सी बात थी, कविता के बहाने, समझ रहे हो ना? पेन के बहाने, नोटबुक के बहाने, तो वो वाली चीज़ है कविता के बहाने। बात सीधी थी पर, मतलब पूरी बात को अगर आप थोड़े सोचोगे तो पूरी स्टोरी आपको एक साथ सारी याद करा देगी। ठीक है, शानदार है। फिर अपन बात करते हैं इनका कुछ कहानी संग्रह की। तो आकारों के आसपास कहानी संग्रह था इनका। आज और आज से पहले इनका समीक्षा ग्रंथ था। ठीक है, इतनी बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं, एंटर है यहाँ पर, मतलब इसके आपको स्पेस देना है, स्पेस नहीं दिया गया, आपको नीचे स्टार्ट कर देना कि कुंवर नारायण की रचनाएं बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब एक से ज़्यादा अर्थ देने वाली, एक से ज़्यादा भाव देने वाली, विचार पक्ष से समन्वित है। इनका शिल्प सौंदर्य, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि से मंडित है। जैसे कोई कहते हैं ना कि इनकी भाषा अच्छी है, भाषा ईजी है, अलंकारों का प्रयोग किया गया, वैसे ही ऐसा लिख सकते हो कि इनका जो भाव सौंदर्य, जो लिखने का तरीका है, जो इनकी भाषा शैली है, उसमें ऐसा मान लीजिए, ज़्यादा नहीं तो, कि प्रतीक और अलंकारों का प्रयोग हुआ है, बस ऐसा मान लीजिए। इतना सा लिख दो तो भी ठीक है, प्रतीक और अलंकार आदि से मंडित हैं, बस ये शानदार हो गया आपको। फिर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? 1929 में लखनऊ में। ईयर आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, रोज़ याद करोगे। फिर मैं टेस्ट ले लूँगा आपका, उस टेस्ट के अंदर आपकी सारी फैक्ट के क्वेश्चन डाल दूंगा ऑब्जेक्टिव में, तो फिर शानदार तैयारी हो जाएगी। और इन्होंने घर मोहल्ले, बिल्कुल रघुवीर सहाय जो हैं ये अपने आसपास की ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं। हमारे आसपास मोहल्लों में क्या क्या घटनाएं हो रही है, मतलब हमारे जो मोहल्ले हैं, घर मोहल्ले जो होते हैं, उनके चरित्र पर अपनी कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। शानदार तरीके से बताते हैं ये, जैसे कि हत्या होती है, लूटपाट, आगजनी, छल छदम, ये छदम है, आप चाहो तो छदम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसा है छदम, छल छदम के साथ ही इनकी कविताएं आसपास की दुनिया को रूपायित करती है, आसपास की दुनिया को प्रदर्शित करती है, लिख सकते हो आसपास। क्योंकि देखो अपने आसपास में कभी सुनते हैं ना अपन, यार वहाँ पर हत्या हो गई, वहाँ पर लूटपाट हो गई, आज वहाँ पर आगजनी हो गई, नॉर्मल घटनाएं जो अपने नॉर्मल लाइफ में चलती है आसपास में, उनके ऊपर ये कविताएं बनाते हैं। और वे इस संसार के सारे दर्दों को, कि लोग कितने परेशान हैं, कितने दुख दर्द में रहते हैं, उन सब को मिटाना भी चाहते हैं। ठीक है, तथा अपनी कविता में उस राजनीति पर बराबर प्रहार करते हैं जिसने दुनिया का सुख चैन छीना है। मतलब हमारी जो राजनीति है, जिसको हम कितने ईमानदारी से वोट देते हैं, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, सरकार कोई कमा के थोड़ी लाती है, जनता के पैसों से ही सरकार चलती है। ठीक है, जनता के टैक्स से सरकार चलती है, और वो फिर जो वादे करती है इलेक्शन के टाइम पर, उसके बाद जब बदलती है, तो उन पर भी ज़बरदस्त प्रहार करते हैं, क्योंकि लोगों का सुख चैन आपने छीन लिया, जो कहा था वादा, एक बार वादा आपने नहीं निभाया। फिर ये तो कुछ बातें हो गई। फिर थोड़ा बहुत इनके बारे में और लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग तथा कल्पना, नवभारत टाइम्स एवं दिनमान पत्र पत्रिकाओं से संबंध भी रहे। ऐसा मान लीजिए इन सब में इन्होंने काम किया। नवभारत टाइम्स, दिनमान पत्र पत्रिकाएँ हो गई, और कल्पना, ये तो पत्र पत्रिकाएँ हो गई, और ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचार विभाग के अंदर भी इन्होंने काम किया। ऐसा मान लीजिए नौकरी करी। 2-3 भी याद रह जाएगा तो परफेक्ट है। काव्य संग्रह इनका, अब जब हत्याएं होगी, लूटपाट होगी, तो ऐसे ही इनके हैं। आत्महत्या के विरुद्ध लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, और ये सही बात है, किसी को भी सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए, वो कोई सोल्यूशन थोड़ी है। ज़िंदगी में खूब जगह आपने देखा हुआ, आजकल के जो ये जनरेशन है 10-12 के बच्चे समझते नहीं है, और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं कि परसेंटेज नहीं बने, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हो गया? कोई एक ही फील्ड में थोड़ी ना, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या सरकारी नौकरी एक ही है क्या? मतलब कुछ भी कर सकते हो ऐसे। उसके अगर मरने के बाद में तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं ना। जो कायर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वही तो मरते हैं। तो अपन कायर थोड़ी शेरों की तरह रहना चाहिए, और ये कदम ऐसा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो बिल्कुल मतलब रद्दी काम है ये तो, बिल्कुल ठीक है।
अगर आप में हिम्मत है तो और करेंगे, और कोई काम देखेंगे, जरूरी कि ये एक ही काम करें, ठीक है, मस्त रहो, हर बहुत काम है। तो आत्महत्या के विरुद्ध, फिर सीढ़ियों पर धूप, कुछ पत्ते, इसमें मैंने ट्रिक बनाई है शानदार। एक समय था, हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक समय था जब हम भी कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ लिखा करते थे। तो इजीली याद रख लेना, एक समय था जब हम भी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ठीक है। हमें मतलब वो भी कहाँ पर, सीढ़ियों पर बैठकर, ठीक है। एक समय था जब हम भी चिट्ठियाँ लिखा करते थे सीढ़ियों पर बैठकर, ठीक है। अब ऐसी बात जैसे ही सुनी तो आपको हंसी आ गई, इसलिए वापस कह रहे हैं कि हंसो हंसो, हाँ जल्दी हंसो जल्दी हंसो। आजकल लेकिन वो लोग भूल गए हैं। समझ में आ गई? तो इजीली है। आत्महत्या वाली थोड़ी सी बात जोड़ लेना कैसे न कैसे करके, बाकी इतनी भी लिख लोगे तो भी ठीक है कि सीढ़ियों पर बैठकर हम भी कभी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ठीक है। इतनी बातें लिखी तो सीढ़ियों से, ये आपको समझ में आ गई कितनी, ये हो गया सीढ़ियों से बैठकर हम भी कभी चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ठीक है। जब कोई एक समय था, वो भी एक समय था, ठीक है, लेकिन आज के लोग भूल गए हैं। इतने में आपको हंसी आ गई तो वापस वही आदमी क्या कह रहा है, हंसो हंसो, हाँ जल्दी हंसो, ठीक है। तो बहुत ईजिली ऐसा ट्रिक बना लोगे तो ये सारी बातें अपन रघुवीर साई जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोग भूल गए हैं, जो इनकी ये कविता है, जो ये कृति है, ये जो ग्रंथ है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पढ़ा ना अपन ने, लोग भूल गए हैं ये वाला, ठीक है, उसके ऊपर तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? देखो, लोग भूल गए हैं ये वाला, ठीक है। तो बहुत ईजी है। फिर बात करते हैं अपन गजानन माधव मुक्तिबोध की। अब देखो, मैं कुछ हेल्प कर दूंगा आपकी, या तो आप ही करना, लेकिन एक राह दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा। अब जो स्क्रीनशॉट लेके भाग गया तो वो तो फिर पीछे रहना ही रहना है, उसका तो मेरे पास कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म सन 1917 ईस्वी में श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। नागपुर में नया खून साप्ताहिक का संपादन किया। फिर ये इन्होंने थोड़ा टीचिंग मतलब अध्यापन का काम भी किया। फिर मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित रहे हैं। ये भी लिख देना कि गजानन जो माधव मुक्तिबोध हैं, इनका शॉर्ट में लिख दिया अपने मुक्तिबोध, ये मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी को मानने वाले लोग हैं। वो अपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, मार्क्सवादी लोग वो। और मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी रहा, मतलब इनका रचनात्मक लिखने में इनका बहुत रुचि था, ठीक है। इस एक्टिविटी में ये बहुआयामी रहे हैं, मतलब कि इनका अच्छा रहा है, मतलब एक से ज़्यादा काम करना, वो सब बातें। रचनाएं बहुत अच्छी करी है इनकी कविताएं सबसे पहले। अच्छा, ये आगे वाली कुछ एक बात बता देता हूँ आपको, तो अलग से समझाता हूँ, एक बार समझो आप। हाँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको सप्तक के करा देता हूँ, हालांकि हिंदी लिटरेचर का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं घुसना इसके अंदर। सप्तक का मतलब ये होता है कि कवियों की भावनाओं को पत्रिका, जो ये लिखते हैं, जो भाई जैसे कोई भी कविता, कोई भी कवि जो होता है वो अपनी कुछ रचना लिखता है, कुछ बुक लिखते हैं, कुछ ग्रंथ लिखते हैं, कुछ पत्रिकाएं लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही भावनाओं को, जो उनकी कवियों की जो भावनाएं होती है, जो उनकी रचनाएं होती है, जो उनके विचार होते हैं, उनको पत्रिका या कोई बुक मान लो, है ना, इसके माध्यम से प्रस्तुत करना सप्तक कहलाता है। मेनली तो ये बात है। सप्तक एक्चुअल में 4 सप्तक हैं। जो पहला सप्तक है वो कहलाता है तार सप्तक। तार सप्तक 1943 के अंदर ऐसा मान लीजिए आया। फिर द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959 में, और चतुर्थ सप्तक 1979 में। काम आ जाएगा कहीं पर, बाकी कोई वो नहीं याद करना, बस इतना सा जानना है कि को अपन जो भी कवि परिचय लेकर परिचय पढ़ा था, तो कहीं पर द्वितीय सप्तक का यूज़ होगा और कहीं पर तार सप्तक का यूज़ होगा। बस 2 के अलावा आपके इन दोनों का वैसे भी यूज़ नहीं है, लेकिन इन दोनों का यूज़ है कि कौन से कवि को तार सप्तक के अंदर रखा गया है और कौन से कवि को द्वितीय सप्तक के अंदर, या लेखक को द्वितीय सप्तक के अंदर रखा गया है। वो बातें मैंने लिखी है, उन पर ज़रूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं लिख पाएगा। और ये बातें जो उसने लिख दी 100% उसके 5 नंबर है, क्योंकि ये वो फैक्ट है जो बिल्कुल यूनिक है, हर किसी को यहाँ पर याद नहीं होता, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गई। तो अगे द्वारा सन 1943 में संपादित जो तार सप्तक था उसमें प्रकाशित हुई। ये बड़ी चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। ये ऐसा फैक्ट ऐसे हैं जो टीचर जो आपके फुल मार्क्स देंगे वो ऐसी बातें पकड़ेंगे, फैक्ट पकड़ेंगे, या ऐसी कोई खास बात जो हर कोई नहीं लिख पाएगा, कुछ स्टूडेंट लिखेंगे, उनकी बात पकड़ लेंगे। इनकी कविताओं की संग्रह कौन कौन सी कविताएं? चांद का मुंह टेढ़ा है, बताओ। भूरी भूरी खाक धूल, तो धूल तो वैसे ही भूरी होती है, तो इजीली याद रह जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा बता दिया इन्होंने, और भूरी भूरी किसको बता दिया? धूल को बता दिया। ये गजानन जी हमारे, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका कथा साहित्य अपन देखें तो वो है विपात्र, ठीक है। सतह से उठता आदमी, काट का सपना, ठीक है। विपात्र, सतह से उठता आदमी, काट का सपना, मतलब ऐसी बातें हैं कि चांद की सतह, मतलब एक तो चांद आसमान की बात कर ली, एक सतह की बात कर ली, तो दोनों ही बातें इनके। चांद का मुंह टेढ़ा,
बात की, एक ज़मीन की सतह से उठता आदमी की बात की, ठीक है। मतलब एक तरीके से अपन कहते हैं ना कि आजकल तो बड़े मतलब अपन चांद जितने ऊंचे सपने देख रहे हैं, तो सपने वाली बात भी इन्होंने की, काठ का सपना, काठ मतलब लकड़ी, इनका सपना। तो मतलब सारी बातें जोड़ना सीख जाओ, ज़मीन की बात इन्होंने की, चांद की बात इन्होंने की, और सपनों इनके बीच में मतलब कि लोग जो चांद के सपने देखते हैं उनकी बात इन्होंने करी, ठीक है। ये बात हो गई। फिर एक बात लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में एक लास्ट लाइन लिखाई थी मैंने। वैसे ही मुक्तिबोध के समस्त साहित्य को मुक्तिबोध रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली जैसे उनको अपन कहा था बच्चन रचनावली, वैसे ही मुक्तिबोध रचनावली, लेकिन वहाँ पर 10 खंड थे, इनके 6 खंड है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है। फिर शमशेर बहादुर सिंह, नाम बड़ा बहुत भारी भरकम है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ। उसके बाद में इन्होंने कहानी, नई कहानी, माया, नया पथ आदि पत्रिकाओं, मतलब ईजी है कहानी, फिर बोले एक नई कहानी, फिर कहा कि साहब ठीक है, इतनी कहानी लिखने से हमें क्या मिल गया, काफ़ी सारी माया मिल गई, तो फिर हमने एक नया रास्ता चुन लिया, नया पथ हो गया याद। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन सब पत्रिकाओं में इन्होंने सहयोग किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने यूजीसी, देखो यूजीसी एक डिग्री होती है जो नेट, जो लेक्चर अपन करते हैं, लेक्चरर के एग्जाम देते हैं, उससे पहले अपन को यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ लेक्चरर के लिए। तो यूजीसी नेट जो करवाते हैं उसमें इन्होंने योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया, ठीक है। फिर इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सरस्वती और रूपाब में प्रकाशित हुई थी। जो स्टार्टिंग रचनाएं लिखते थे वो इनमें प्रकाशित होती थी, सरस्वती एवं रूपाब, ठीक है। फिर इनका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको समझाया था इससे पहले थोड़ा सा, ये दूसरा सप्तक अपने यहाँ पर बात की थी, वो की थी तार सप्तक, लेकिन ये बात इनका जो हुई है वो दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि माने गए हैं, ठीक है। दूसरा सप्तक के कवि माना इनको, और इसके अंदर इनको माना है तार सप्तक का, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह 2 बार रिपीट हो गया, ये एक ही बार है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवादी और प्रयोगवादी, जैसे अपन एक पढ़ा था ना कि ये मार्क्सवादी थे, ये मार्क्सवादी विचारधारा थे गजानन जी, तो ये मार्क्सवादी और प्रयोगवादी दोनों पर ये, मतलब मार्क्स की थ्योरी को मानते थे लेकिन हर चीज़ को प्रयोग करके देखते थे, वो चीज़ है, ठीक है। प्रयोगवादी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रेम, सौंदर्य, वर्ग चेतना के साथ जीवन मूल्यों को इन्होंने विशेष महत्व दिया है। ये बातें अपन रख लेंगे, इजीली याद है कि शमशेर बहादुर सिंह नाम बड़ा भारी भरकम है, लेकिन इनको प्रेम बहुत पसंद है, सौंदर्य बहुत पसंद है, और वर्ग चेतना के साथ जीवन मूल्य इनको, मतलब कि एक अच्छी गुड लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब की बातें शमशेर सिंह जी करते हैं। फिर इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं देखो, कुछ कविताएं बहुत ईजी मैंने छांट के लिखी है, जैसे यहाँ पर भी देख लो भाई, कहानी, नई कहानी, माया, नया पथ, मतलब बहुत ईजी। वैसे ही कहानी, इनमें कुछ इन्होंने लिखी क्या रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चूका भी हूँ नहीं मैं, जैसे अब आपको ऐसे अंदाज़ा लगाओ ऐसा कि जैसे आप में कोई पैसा मांगता है, देखो मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ इसके अंदर, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ये ए ने किसी को पैसा दिया बी को, इसने इससे उधार लिया था तो इसको ये वापस देने के लिए गया, पैसा दिया, इसने कहा नहीं कुछ और देना है, फिर उन्होंने फिर कुछ और दिया, ठीक है, कुछ दिया, कुछ कविताएं, कुछ और मतलब दिया, फिर पूछा कि और भी, तुमने कहा नहीं अभी तो मैं चूका ही नहीं हूँ, मतलब कि चूका भी नहीं हूँ मैं, मतलब अभी मैं चूका ही नहीं, आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपनी वाइफ से क्या कहते हैं कि एक बात बोलोगी, ऐसा कुछ पूछते हैं वो, ठीक है। तो वो वाइफ कहती है हाँ यार इतने पैसे तो अपने पास हो गए, अब क्या लेना है। इसकी वाइफ कहती होगी कि इससे इतना पैसा क्या लोगे, इतना तो ले लिया, ऐसे कुछ सोचो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, मतलब मैं तेरे से होड़ करूँगा, मतलब पैसा इतना कमाऊँगा कि कल को होड़ कंपटीशन होगा मेरा, होड़ का मतलब मेरा कंपटीशन है, काल मतलब आने वाला, काल तुझसे होड़ है मेरी, तो याद हो जाएगी ना। मतलब ऐसा ट्रिक कि पैसे देने के लिए गया, फिर कहा थोड़ी और चाहिए, इसकी वाइफ से कहता है कि एक बात बोलोगे, उसने कहा कि नहीं यार इतने पैसे थे अपने पास, इतने पास अपने, ठीक है। तो फिर कहा नहीं काल तुझसे है होड़ मेरी, समझ में आ गई, इसलिए मैं तो पैसा लेके रहूँगा, ये बात है। तो बहुत ईजी है, अगर आप ऐसे थोड़ा सोचोगे तो सारी याद हो जाएगी, और वो भी कितनी, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 ये हो गई, मतलब 10-11 अगर लिख दोगे तो कितना शानदार मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर रटोगे बिना तरीके के तो भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक से नहीं भूलोगे, ठीक है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तुलसी पुरस्कार मिला, कबीर सम्मान पुरस्कार मिला, ये सब 2-3 याद कर लेना, ये इनको मिला शमशेर बहादुर सिंह को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बार नाम सुना होगा इनका। सूर्यकांत पर निराला का जन्म, ये देखो त्रिपाठी है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा ये, सूर्यकांत त्रिपाठी, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी है, ठीक। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर
1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, वापस याद कर लो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिला है। ठीक है, वहाँ पर महिषा नामक स्थान पर इनका वो जन्म हुआ। अगर आपको ये महिषादल भी नाम याद ना, इतना सा याद रख लेना, इनका जन्म बंगाल में हुआ तो भी सही है। बस ईयर अगर याद आ जाए तो बहुत ही क्या कहना, मज़ा आ जाए। 1899 के अंदर, सन में थोड़ा सा ऐसा कर लेना, सन 1899 में हुआ। ठीक है, इनकी कविता में तत्कालीन समाज की पीड़ा, परतंत्रता, कुंठा आदि के प्रति आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की एवं विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते रहने की गूंज सुनाई देती है। थोड़ा सा टच करता हूँ मैं आपको कि देखो, भारत में लगभग जगह भी बीजेपी ने, मतलब मोदी सरकार ने राज कर रही है, ज़बरदस्त जगह अपना पावर दिखा रही है। लेकिन बंगाल के अंदर जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, रेगुलर जीत के आती है। मोदी सरकार वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, हमेशा जीतती है। तो मतलब ऐसा मान लीजिए उनमें आक्रोश है। बंगाल के अंदर बात करें अपन तो बंगाल के अंदर कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो याद रह जाएगा कि उनके वहाँ के समाज की पीड़ा, परतंत्रता, कुंठा आदि के प्रति आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह, ये सब। और कहते हैं कि हर परिस्थिति में अपन को सामना करना है। ऐसा नहीं कि हर जगह बीजेपी कर दोगे, नहीं, परिस्थितियों में संघर्ष करते रहने की गूंज सुनाई देती है। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऐसा मतलब मैं थोड़ा लिंक कराना चाह रहा हूँ, लिंक कराने से ही याद होगी बातें, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बांग्ला भाषा बंगाल में बोली जाती है, तो बांग्ला क्योंकि बंगाल के थे। हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश तो वहाँ पर है, ये काफ़ी अच्छी है। तो बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी के साथ में संस्कृत पर इनका असाधारण अधिकार था। ऐसा मान सकते आप इजीली लिख लेना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ साथ दर्शन शास्त्र का भी इनको अच्छा खासा नॉलेज या ज्ञान था, या इसमें ये गहन अध्येता थे, इनके बारे में नॉलेज था। आपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, मोस्टली लड़कियों के नाम नजर आएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बंगाल में वो भी समझ के फीमेल ही है सीएम, तो थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हो। अनामिका, गीतिका, अर्चना, आराधना, ठीक है, ये सब बातें। और वहाँ पर मैंने कहा ना, नई सरकार है, मतलब नए पत्ते, समझ के, वहाँ पर पत्ते नए हैं। गीत, गूंज तो वैसे अपने पहले पढ़ लिया कि वहाँ पर गूंज सुनाई देती है, तो गूंज वाली बात तो फिर वहीं पर है। तो ऐसा अंदाज़ा, ये भी मैंने छांट के लिखे, होने को तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4-5 कर लोगे तो परफेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरे के चक्कर में आधे छूट जाएं, आधे नहीं कर पाओ, इसलिए ये प्रॉपर कर लेना। नोट्स जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ 100% कर लो, फुल मार्क्स है। टेक्निक मैंने बता दी। इनकी समस्त रचनाओं को 8 खंडों में, जैसे अपने कहा ना हरिवंश राय बच्चन जी 10 खंडों में, फिर अपने बात की इनकी 6 खंडों में। देखो इनकी 6 खंडों पढ़ा अपने, मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में। वैसे ही इनके लिए भी नाम दे दिया निराला ग्रंथावली, क्योंकि नाम क्या है, निराला जी है, तो निराला ग्रंथावली। लेकिन खंड कितने हो गए? 8 हो गए। इनके कितने खंड है? 8। तो इसको भी आप सेम टू सेम उसी लाइन के अकॉर्डिंग लिख लेना, बहुत ईजी है। फिर बात करते हैं अपन गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में सन 1532 ईस्वी में, ईस्वी के लगभग हुआ। 1532 लगभग, क्योंकि बहुत पुरानी बात है इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग, तो आपको भी लगभग लिखना है। और ये थोड़े से स्वामी जी कुछ अलग ही थे, तुलसीदास जी। ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा, मतलब पत्नी से प्यार करते थे, और कहते हैं ना एक पल भी अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो पत्नी गई थी अपने मायके, मतलब अपने माता पिता के पास में, तो इनसे रहा नहीं गया, और पत्नी प्रेम के पीछे इतने पागल थे कि उसके पीछे मायके ही चले गए। वहाँ जाते ही फिर पत्नी बन की खूंखार, और बुरी तरीके से इनको डांट पड़ी। जो डांट इनको पड़ी अपनी वाइफ की तरफ से, तो फिर उसके बाद में इन्होंने जो पत्नी प्रेम था उसको इन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया। बस बहुत ईजी है, इसे ध्यान से समझना कि पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से एक बार ये उसके मायके जाने पर उसके पीछे वहीं चले गए, और तब पत्नी ने ऐसी मार्मिक फटकार लगाई इनके, जिससे इनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बदल गया। ये बात समझ आ गई। और ये महान भक्त एक महाकवि बनकर उभरे, जो महान भक्त हैं एवं महाकवि। क्योंकि जब यह पत्नी प्रेम छोड़ा तो उसके बाद में इंसान को अकल आ जाती है पूरी, और ये महान भक्त बने और महाकवि बनकर उभरे। और तत्पश्चात इन्होंने चित्रकूट, अयोध्या एवं काशी में रहकर भक्ति साधना पर अनेक कार्यों की रचना करी। कौन कौन से ग्रंथ है? देखो तुलसीदास जी तो रामचरितमानस के बारे में सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है रामचरितमानस, भूल मत जाना। रामचरितमानस, अब ये तो याद हो जाएगा क्योंकि ये तो वैसे अलग से मैंने लिखा है कि रामचरितमानस पर तो इनको हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। किसको? रामचरितमानस को, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुना भी होगा बहुत ज़्यादा। इसको तो हिंदी साहित्य का सबसे सर्वोत्कृष्ट, मतलब उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता
हैं, इसको तो भूलना ही नहीं है। इसके अलावा तो मैंने सब इजी बना दिया, जो वली लास्ट में जुड़ा हुआ है वो इन्हीं का है। कविता वली, गीता वली, दोहा वली, श्री कृष्ण गीता वली, और एक दो मंडल, पार्वती मंडल, जानकी मंडल, क्योंकि पार्वती शिव भगवान की वजह से याद रह जाएगा, जानकी भी नाम सुना है, तो मतलब इजीली आपको सब याद रह जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये नोट्स प्रॉपर आपको जिस हिसाब से मैंने प्रॉपर दिया ना आपको, ऐसा कैसा आपको याद करना है, वरना मुश्किल हो सकता है। फिर बात करते हैं अपन फिराक गोरखपुरी। नाम से ही पता चल रहा है कि उर्दू कवि होंगे, गज़ल गायक होंगे, बहुत सारी बातें अपन पढ़ेंगे, शायरी गज़ल करने वाले। फिराक गोरखपुरी। मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 1 मार्क्स में क्या पता कहीं आ जाए। इनका मूल नाम, ओरिजिनल नाम था रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म हुआ सन 1896 में गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ। सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर, मतलब जिसको अपन कहते हैं ना आरएस में सबसे बड़ी पोस्ट, ठीक है, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर बने ये। हालांकि उस पद पर चयनित हुए थे ये, लेकिन 1 वर्ष के बाद में स्वराज्य आंदोलन जब छिड़ा तो इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वराज्य आंदोलन के लिए नौकरी त्याग दी और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के 1.5 वर्ष तक, 1.5 ईयर तक इनको जेल भी हुई, ठीक है। फिर साहित्य रचना की दृष्टि से ये शायरी गज़लें ज़्यादा किया करते थे, हर बातों में मतलब एकदम गज़ल और शायरी से अपनी बात भी करते थे, तो लोगों को एंटरटेनमेंट करके बातें करते थे। तो शायरी, गज़ल, रुबाइयाँ इनकी ओर से उत्कृष्ट रहे हैं इनमें। फिराक गोरखपुरी ने सामाजिक दुख दर्द को व्यक्तिगत अनुभूतियों के रूप में शायरी में डाला है। भाई जैसे अपन भी कहीं शायरी वगैरह सुनते हैं तो लोग एक बार एंटरटेन इतने होते हैं कि वो खुशी के मारे सब दुख भी भूल जाते हैं। तो जो गज़ल सुनाता है, जो शायरियाँ सुनाता है, वो सभी को अच्छी लगती है, लोग थोड़ी देर के लिए दुख दर्द भी भूल जाते हैं। वो इनका काम था कि जो समाज में लोग दुखी हैं उनको थोड़ा हंसा सकूँ, वो सब बातें हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी, वो थी गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। तो ईजिली वैसे भी याद हो जाएंगे, ये ऐसी चारों वर्ड है जो किसी में नहीं है, तो ये आपको फिराक गोरखपुरी के मिलेंगे। 3-4 भी याद रहेंगे। गुले नगमा मत भूल जाना, क्योंकि गुले नगमा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त इनको हो रखा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपका, जरूर याद रखना। जो अपन ने पहले ही पढ़ा था नेहरू वाला, ये देखो ये और भी पुरस्कार जो मिले थे नेहरू जी के, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो नेहरू के अपन ने बात की शुरू में, उनको बात की थी अपन ने हरिवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। इनको मिला था ये रहा सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। बस सेम टू सेम है, यहाँ अपन लैंड की जगह सोवियत भूमि कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये रहा सोवियत भूमि पुरस्कार, ये रहा सोवियत भूमि, लैंड की जगह भूमि कर लेना, ठीक है। हिंदी के शब्द यूज करेंगे ज़्यादा बढ़िया है। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, ये थोड़ी वैसे गलत नहीं है, गलत नहीं, इंग्लिश वर्ड यूज हो गया, बाकी आप इसको ऐसा लिख देना ज़्यादा बेटर होगा, ताकि एक साथ याद भी हो जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत जनों को मिला हुआ है। सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी इनको मिला। प्रमुख कृतियाँ गुले नगमा पक्की याद रखनी है, बाकी तो रंगे शायरी वगैरह याद रह जाए तो बढ़िया है। फिर उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी का जन्म गुजरात के अंदर हुआ सन 1911 में, ठीक। भारतीय साहित्य, ये सीधी सी बात है, गुजराती है तो गुजराती भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। भारतीय साहित्य परंपरा का गहन ज्ञान होने से इन्होंने कालिदास का जो ग्रंथ था अभिज्ञान शकुंतलम तथा भवभूति के, सॉरी ये तो था कालिदास जी का, ठीक है, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम तथा भवभूति का था उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद किया। समझ में आ गई। कालिदास जी के कौन सा था, कालिदास जी का तो था अभिज्ञान शकुंतलम और भवभूति का था उत्तर रामचरित, इनको गुजराती लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर जोशी जी ने गुजराती कविता में प्रकृति चित्रण के तथा सामाजिक जीवन का थोड़ा सा ज़्यादा ही चित्रण किया है, ठीक है। गुजराती भाषा में काम करेंगे और गुजराती साहित्य में इनका व्यक्तित्व कवि के साथ निबंधकार एवं आलोचक के रूप में भी सम्मानित रहा है। देखो मोस्टली कवि जो होते हैं एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष का मतलब वो आलोचक की श्रेणी में आते हैं, एक दूसरे की आलोचना करना, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी, हाँ गलत को सही थोड़ा सा कहते हैं कटाक्ष करना, व्यंग्य करना इनका काम होता है। इसलिए मोस्टली इनको आलोचक के रूप में या निबंधकार के रूप में इनका सम्मानित इनका रहा है, क्या रूप में ही सम्मानित रहे हैं, ठीक है। इनका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, विश्व शांति, गंगोत्री, आतिथ्य, वसंत वर्षायित एकांकी थी, शहीद इनकी कहानी है और विसामो उपन्यास है, और यहाँ पर ये पारकंजय है, ये ऐसा लिख देना आप, ठीक है, पारकंजय ये इनका निबंध था। तो इजीली है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, कोई 1-2 भी याद रह जाएगा तो भी अपना शानदार है। वैसे भी ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना ज़रूरी है, ये बात है, खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिर बात करते हैं, अपने पूरे 10 चैप्टर खत्म हो गए काव्य खंड के, अब बात करते हैं अपन गद्य खंड की, ठीक है।
और गद्य खंड में पहला चैप्टर महादेव वर्मा जी का है, जो 2022 में क्वेश्चन आई थिंक आ गया होगा। महादेव वर्मा का जन्म हुआ 1907 में, फर्रुखाबाद यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण विद्या को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। हिंदी साहित्य को रेखा चित्र और संस्मरण को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। छायावादी ये कवि हैं, कवित्री सॉरी, छायावादी की नारी संवेदना में मंडित कवित्री रही है और इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, मतलब इन्होंने कविताओं में जो आंतरिक वेदना होती है, अंदर की फीलिंग जो नारी की होती है और जो प्रॉब्लम और पीड़ाएं होती है, वो सब इन्होंने अपनी कविताओं में संजोया है, बातें करी है। प्रमुख रचनाएं वही सेम लड़की जैसे नाम इनके है, क्योंकि खुद भी फीमेल है, तो निहार यानी कि निहारिका से निहार ऐसा मान लीजिए, नीरजा, रश्मि, ठीक है, दीपशिखा, ये तो इनके काव्य संग्रह थे। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, स्मृति मतलब यादाश्त, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये सब इनके संस्मरण रेखा चित्र थे, जो इन अपने पहले ही पढ़ा था कि रेखा चित्र और संस्मरण के इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो उसमें इनका है पथ के साथी और मेरा परिवार और स्मृति की रेखाएं, ये इनके संस्मरण रेखा चित्र अलग से याद करना है। भारतीय संस्कृति के स्तरीय इनका निबंध संग्रह था। ठीक है, और ये इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला और पद्म भूषण भी इनको मिला। ठीक है, ये होगी बात। फिर बात करते हैं जैनेंद्र कुमार जी की। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। गांधी जी के बिल्कुल करीबी थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, इसलिए गांधी जी के आह्वान करने पर अध्ययन छोड़ दिया इन्होंने कि चलो भाई ठीक है, ये छोड़ी पढ़ाई और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ठीक, आजीविका के लिए इन्होंने क्या करा, भाई रोजी रोटी के लिए कुछ करना ही पड़ता है, तो कमाई करने के लिए या पेट का जरिए पेट चलाने के लिए इन्होंने जैनेंद्र जी ने स्वतंत्र लेखन को अपनाया, मतलब राइटिंग पार्ट को अपनाया और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। पत्रिकाओं का मतलब होता है जो अपने सुबह सुबह अखबार आता है ना, वैसे इन्होंने भी काम किया, उसमें राइटिंग का काम ये करते थे। साहित्यिक अकादमी, भारत भारती और पद्म भूषण इनको पुरस्कार मिले। वेरी इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक अकादमी, भारत भारती और पद्म भूषण। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनका जो रचनाएं थी वो ऐसी थी जैनेंद्र कुमार की, सुनीता, परख, जयवर्धन, कल्याणी, ये तो उपन्यास थे। एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी पर जूझ रही थी, मतलब ऐसा अंदाजा लगा लो। और पाजेब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पाजेब। ठीक है, सुनीता की पाजेब ऐसा मान लीजिए। ठीक है, एक रात दो चिड़ियाँ उठा के ले गई, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, सुनीता की पाजेब, एक रात दो चिड़ियाँ उठा के ले गई, तो फिर सुनीता ने क्या करा, उन दो चिड़ियों को फांसी की सज़ा सुनाई। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। और प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सोच विचार, समय और हम, ये इनके निबंध थे। अब मैं आपको ईजिली बताऊँ निबंध संग्रह याद करना। निबंध अपन कैसे करते हैं, निबंध में एक प्रश्न होता है, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक होता है, उसकी बिल्कुल मैं कहता हूँ एकदम जड़ खोद के लिखना पड़ता है। निबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, निबंध ये सब कुछ, तो उसमें बिल्कुल जड़ खोद के लिखना पड़ता है और बिल्कुल सोच विचार कर लिखना पड़ता है और समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय और हम लिखने वाले। तो ये तो एक साथ याद हो जाएंगे सारे ही। कैसे कि निबंध के अंदर एक प्रश्न होता है, बिल्कुल सोच विचार के में लिखना पड़ता है, बिल्कुल डीपली जड़ खोद के बात समझनी पड़ती है और साथ में समय का भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टाइम के अनुसार चलना है, टाइम फिक्स है, उसके बाद में पेपर ले लिया जाएगा। तो समय और हम तो है ही हैं, तो बहुत ईजी ऐसा टेक्निक लगाओ आप। ठीक है, सुनीता की पाजेब खो गई, दो चिड़िया एक रात खो गई, वो ऐसा मतलब समझ गए, बहुत ईजी है। या फिर सुनीता और कल्याणी दोनों की खो गई, ऐसा मान लीजिए। फिर धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद, मतलब मोस्टली आपको यूपी के नजर आएंगे, यूपी बिहार के। ठीक है, सन 1926 ईस्वी में हुआ और अभ्युदय एवं संगम पत्रों का इन्होंने संपादन सहयोग किया, ऐसा मान लीजिए। इनके दो संपादक किन का इन्होंने संपादक किया, एडिटर थे, किसके थे ये थे अभ्युदय और संगम पत्रों के एडिटर, एडिटिंग इनका काम इन्होंने किया। और फिर जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, आपको पता है यूपी में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हिंदी के टीचर प्राध्यापक ये बने और धर्मयुग नाम की पत्रिका का संपादन भी ये उसके बाद में करने लगे, ये भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, धर्मयुग। फिर है, मैंने वापस अभी जो सप्तक की बातें बताई थी, इन्हें दूसरा सप्तक, ठीक है, के कवियों में स्थान प्राप्त हुआ। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ में संगीत की भी लय मिलती है। कौन कौन से पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिला, व्यास सम्मान, साहित्यिक जगत के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। रचना की बात करें तो मैंने कहा इनका संगीत का थोड़ी बहुत इनका मतलब इनकी कविताओं में मिलता है, तो 7 गीत वर्ष। और इनकी रचनाएं नाम देखो तो एकदम मतलब कहते हैं ना कि ज़बरदस्त वर्ड आपको मिलेंगे। ठंडा लोहा, ये तो काव्य संग्रह थे। सूरज का 7वां घोड़ा,
समझ पा रहे हो, बहुत खतरनाक। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, आई थिंक ये 2022 में आया था, आई थिंक। चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये इनकी कहानियाँ थी। बड़े ज़बरदस्त वर्ड दिखेंगे आपको। ठेले पर हिमालय, ठेले सब्जी वाले ठेले नहीं होते, उन ठेलों पर हिमालय बिठा दिया इन्होंने, तो मतलब ये इनका निबंध संग्रह था। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं, इजीली याद हो जाएगा। 7 गीत वर्ष, ठीक। ठंडा लोहा, ये तो काव्य। फिर सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठीक है। ये सब कहानियाँ थी। तो बहुत इजी है, ये काव्य संग्रह थी, कहानी संग्रह थी, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ये कौन है? ये धर्मवीर हैं, नाम है वीरता अनुवीर, तो ऐसे ही तूफानी वर्ड यूज करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, ये बात है। फिर है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अब है अररिया। ध्यान रखना, जिला पूर्णिया पहले था, अब इस पूर्णिया का नाम हो गया अररिया। अररिया बिहार के अंदर पड़ता है। 1921 में इनका जन्म हुआ। अगर पूरा याद नहीं रहता, इतना सा याद कर लेना, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में सन 1921 में हुआ। बस। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने सक्रिय भाग लेने से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, ठीक है। तो देखो, इन्होंने भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। कहाँ पर छोड़ी थी? इन्होंने छोड़ी थी, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन में कूदे थे जयेंद्र कुमार जी, यूपी में जन्म हुआ, ये बिहार में जन्म हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, याद रख लेना। फिर प्रगतिशील विचारधारा थी इनकी, इस समर्थक थे और सामाजिक आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहते थे, पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे। रचनाएं कौन सी है? महिला आंचल, सीधी सी बात है। ये भारत छोड़ो आंदोलन में जब जाएंगे तो आंचल तो महिला ही होगा, ठीक है, मतलब समझ गए। इतनी मेहनत करते थे, नहाने धोने में कहाँ टाइम मिलता है, थोड़ा अंदाजा लगाओ। महिला आंचल होगा क्योंकि आंदोलन में भाग लिया था। जुलूस तो निकलता ही रहता है, अपन को ही पता है, जुलूस चलते ही निकलेगा, पता नहीं कितने चौराहों पर जुलूस निकलेगा, ठीक है। ये इनके उपन्यास थे, मतलब अंदाजा लगाओ, जैसा ये काम करते थे वैसे ही लिखा पढ़ी का इनका काम है। अग्निखोर, ठीक है, चलते आग जने तो हो ही सकती है। आदिम रात्रि की महक, ये कहानियाँ थी इनकी। वन तुलसी की गंध, ये संस्मरण है, ठीक है। और नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से याद करना। इनकी रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति कथा, रट लेना रिपोर्टाज, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, हर कोई नहीं लिख पाएगा, आपको लिखना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी है, ठीक है, ये अपन को बात है फण वाले, फणीश्वर, इजीली याद रह जाएगा। फिर है विष्णु खरे। विष्णु खरे का जन्म हुआ सन 1940 में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश एमपी में हुआ। ये विश्व सिनेमा मतलब वर्ल्ड सिनेमा है उनमें गहरे जानकार थे उनके, ठीक है। और पिछले कई वर्षों में, ये थोड़ा रिपीट हो गया है, ये लिखना। और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की विद्या पर लगातार गंभीर लेखन करते रहे हैं। विदेश प्रवास, जब ये मतलब अब्रॉड गए थे, विदेश जब गए थे, तो विदेश प्रवास के दौरान प्राग वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, प्राग का एक प्रतिष्ठित फिल्म क्लब है, सिनेमा क्लब है, उसमें इनको सदस्यता प्राप्ति, मतलब ऐसा मानो इनके पास इसका पास था, इसलिए इन्होंने संसार भर की सैकड़ों, मतलब कोई 100+ फिल्में इन्होंने देखी है। और यहीं से जब इन्होंने इतनी सारी फिल्में देखी, तो यहीं से इन्होंने सिनेमा लेखन का काम प्रारंभ कर दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट, दिनमान, जनसत्ता, हंस, नवभारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं में, आपको नाम अभी नवभारत टाइम्स अभी भी चलता है, इन पत्र पत्रिकाओं में इनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। बता देखो, जब अपन अखबार पढ़ते हैं उनमें सिनेमा का एक पृष्ठ अलग से आता है, वैसे इनका इन अखबारों के अंदर सिनेमा विषय में, सिनेमा के बारे में जो बातें आती थी वो इनके द्वारा लिखी होती थी। वो इन सब नवभारत टाइम्स हो गया, दिनमान, जनसत्ता, हंस, इन सब के अंदर इनका आता था, ठीक है, ये बात हो गई। प्रमुख रचनाएं देख लो। खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के, अब सीधी सी बात है, फिल्मी दुनिया की बातें करने वाले तो पर्दे की बात करेंगे भाई, पर्दा, फिल्मी पर्दा, समझ रहे हो, अपने आप को पर्दे पे सामने लाना। तो सबकी आवाज़ के पर्दे, मतलब खुद अपनी आंख से खुद, जैसे अब किसी कोई हीरो ने मूवी बनाई, कोई एक्टर ने मूवी बनाई, और वो एक्टर जैसे लाइक अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार ने कोई मूवी बनाई, तो वो खुद बैठ के उसको देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैं खुद मेरी अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, समझ रहे हो, अपनी आवाज़ के पर्दे में, ईजिली याद हो जाएगा। मैंने अपने आप को पर्दे में देखा, खुद अपनी आँख से। पिछला बाकी, हालांकि थोड़ा सा पिछला मेरा बाकी रह गया, ऐसा मान लीजिए पिछली मूवी देखना बाकी रह गया, ये कविता संग्रह था। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये चाकू समय, कहते ना अपन बड़ा बेकार टाइम चल रहा है, इनका ये चाकू समय, चाकू बेकार ही होता है,
तो सिनेमा पढ़ने के तरीके और ये चाकू समय आदि बातें हैं। आप फिल्मी दुनिया से जोड़ के देखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। कौन कौन से प्राइज़ मिले, हिंदी अकादमी सम्मान मिला, शिखर सम्मान मिला, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला, रघुवीर साय सम्मान मिला, आदि पुरस्कृत, रघुवीर साय की अपने पीछे पढ़ा भी था भी, वो सम्मान भी इनको मिला, आदि पुरस्कृत होने के इनको सुअवसर मिला। बहुत ईजी है। बात करते हैं रजिया सज्जाद जहीर की। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म सन 1917 ईस्वी में अजमेर के अंदर हुआ, राजस्थान अजमेर के अंदर हुआ, ठीक है, अजमेर राजस्थान। इनकी नियुक्ति सन 1965 में सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा बाल साहित्य, तो ये पहले आपको कवि नजर आएंगे जो बाल साहित्य भी लिखते हैं, ठीक है, बाल साहित्य मतलब बच्चों पर, उन पर भी इन्होंने लिखा है। और रजिया जी की जो कहानियाँ हैं उनमें सामाजिक सद्भाव की भावना है, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता की भावना है, और आधुनिक संदर्भ जो मतलब मॉडर्न लाइफ जो अभी आ रही है उसमें बदलते पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास किया है। मतलब कहने का ये है कि अकॉर्डिंग टू टाइम इंसान को थोड़ा बहुत चेंज होते रहना चाहिए। फिर इनकी प्रमुख रचना सिर्फ एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है जर्द गुलाब, ठीक है, जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह, ये उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है जर्द गुलाब, ठीक है। और इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार इनको मिला। वैसे याद रह जाएगा कौन से विभाग में काम करते थे, सोवियत सूचना विभाग में काम करते थे। पुरस्कार भी कौन सा मिला, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी इनको मिला, 2 वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड भी इनको मिले। फिर बात आती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के यूपी में हुआ, सन 1907 के अंदर हो गया। सन 1985 में द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बनकर प्रोफेसर थे, काम किया। भारत सरकार में भी इन्होंने नौकरी करी, सेवाएं दी। द्विवेदी जी जो है वो उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की अध्यक्ष भी रहे, अकादमी के अध्यक्ष रहे, तथा पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी ये रहे। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के जानकार थे तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, ज्योतिष, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, इन सब दक्षता इनके अंदर थी। 3-4 भाषा भी लिख दोगे तो ही बहुत है, ये सब है। और रचनाएं अशोक के फूल, विचार और वितर्क। अब मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है विचार और वितर्क, फिर विचार प्रवाह, दोनों विचार है, 2 भी याद हो जाएंगे तो ही बहुत है। ये हो गई निबंध, ठीक है। फिर बात आती है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। अनाम दास का पोथा, ये इनका उपन्यास था। सुर साहित्य, हिंदी साहित्य, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास का लालित्य योजना, ये सब भी इनकी प्रमुख ग्रंथों या प्रमुख रचनाओं में आती है। कौन कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी ने विशिष्ट पुरस्कार से और भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। ध्यान रखना, एक लास्ट में आपका मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिन जिन को पद्म भूषण मिला उनकी अलग से एक टेबल बना लेना कि इनको पद्म भूषण मिला इजीली आपको, क्योंकि उनको तो लिखना है 5-6 को मिला होगा पद्म भूषण। अपने टोटल 18 पढ़ लिए, 18 में से 5 या 6 को मिलेंगे पद्म भूषण, उन सबको अलग से याद करना, क्योंकि पद्म भूषण की बात तो हमेशा आपको लिखनी है, ठीक है, ये बात हो गई। और फिर लास्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब। इन डॉक्टर साहब के बारे में, भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जितना कहीं उतना कम है, लेकिन फिर भी अपने कुछ खास बातें लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत महान आदमी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में महू MP के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1891 के अंदर। वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन, सब कुछ व्याख्याता बनकर उभरे, मतलब सब कुछ के इनको नॉलेजेबल है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत जो मतलब ये जो छुआछूत का भेदभाव था, जो नीची जातियाँ, बड़ी जातियाँ, ये जो लोग करते रहते थे, इन अछूतों स्त्रियों और मजदूरों, अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष किया कि ये छुआछूत जो हैं, जो स्त्रियों के भी आप भेदभाव करते हो और जो मजदूरों के साथ में अलग व्यवहार करते हो, ये सब मानवीय अधिकार दिलाने का, हक दिलाने की बात की, सम्मान दिलाने का सबसे ज़्यादा संघर्ष इन्होंने किया। फिर मेन चीज़ ये हमारे भारतीय संविधान, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, भारतीय संविधान निर्माता भी थे, उनमें एक थे, निर्माताओं में थे
डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी उत्पीड़न के कारण, भाई हिंदू समाज में जातिवाद बहुत ज़्यादा पहले था, छुआछूत का, छोटी जात ऊंची जात, ये बातें आपको पता है पहले चला करती थी। आजकल तो काफ़ी एजुकेशन आ गया तो ठीक हो रहे हैं लोग, थोड़ी बुद्धि ठीक हो रही है उनकी। तो जातिगत उत्पीड़न हिंदू समाज में ज़्यादा था, इसलिए इन्होंने हिंदू समाज को त्याग दिया, ठीक है। और फिर इन्होंने बुद्ध के जो समतावादी दर्शन था, भाई जो बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के हैं, उन्होंने समतावादी दर्शन दिया था। मतलब अपना एक दर्शन का मतलब था अपना एक नियम कायदा के मान लीजिए, वो उनको अच्छा लगा और इसकी ओर उन्मुख हुए और बौद्ध धर्म के इन्होंने ये अनुयायी बन गए, हिंदू धर्म को त्याग दिया, ठीक है। जब अपना लास्ट का जीवन जिया था बौद्ध धर्म में जिया था। प्रमुख रचनाएं थी, तो जैसा काम करेंगे वैसी रचनाएं भी है इनकी। इंग्लिश में रहेगी मोस्टली, तो आपको याद इंग्लिश में करनी पड़ेगी। द कास्ट इन इंडिया, मतलब जाति की बात की, कास्ट का मतलब जाति होती है, द कास्ट इन इंडिया। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो सीधी सी बात बौद्ध की बात करेंगे, बुद्धा एंड हिज धम्म, और बुद्ध का धम्म है ना, अशोक धम्म, वैसे बुद्धा एंड हिज धम्मा। फिर शॉर्ट्स ऑन थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है, जो हिंदू महिलाएं थी, एक बार राइज और कैसे वो डाउन, वो वाली बात चीज़, राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और लेबर पार्टी, मजदूरों के लिए बहुत प्रयास किया था, तो लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सब इनकी पुस्तकें और भाषण सब कुछ इनमें था। साथ ही इनका बहिष्कृत भारत और जनता, ये कुछ पत्रिकाएं भी इन्होंने संपादन किया, काफ़ी ईजी है। और इनका जितना भी काम ये करते थे, पूरा खर्चा भारत सरकार, ऐसा मान लीजिए, उठाती थी। हिंदी में इनका संपूर्ण साहित्य भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता था, जो भी लिखते वो द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा लिखा जाता है, ऐसा मान लीजिए भारत सरकार के लिए काम करते थे। तो बहुत टॉप लेवल की मैंने बातें कर दी एक ही वीडियो में, ठीक है। बहुत शानदार बातें अपन ने करी है, सब कुछ कवि परिचय, लेखक परिचय, इनके बारे नहीं जाएगा। 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। बस इस मेरी टेक्निक को जरूर फॉलो करना, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, ट्रिक्स को जरूर फॉलो करना। बड़ी फनी भी लगेगी, बड़ा हंसी भी आपको आएगी, मज़ा भी आएगा। ऐसा एंटरटेनमेंट जब भी आपको करना हो, जब भी रिवीजन का मौका मिले, नोट कर लेना, लिख लेना। रोज़ का एक लिखोगे तो भी याद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ रोज़ एक लिखना, 18 दिन में 18 पढ़ लोगे, या फिर 2 कर लो रोज़, तो 9-10 दिन में आपका ईजिली हो जाएगा। 5 नंबर टॉपिक है, ठीक है। लाइफ में बहुत काम आता है, क्योंकि इनसे कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है। कल को राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे तो इन सब की बातें बीच में जोड़ सकते हो, ठीक है। ओके।